नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 126वां संस्करण रहा। नैनीताल में सीएम धामी ने 126वां संस्करण सुना है और अन्य लोगों के साथ पीएम के मन की बात यहां पर सीएम धामी ने सुनी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 126वां एपिसोड ये रहा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना है और इसी के साथ साथ तमाम उन संदेशों को अपने असल जीवन में आत्मसात करने का आह्वान भी उनकी ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात का आज 126वां ये एपिसोड रहा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेहद ध्यानपूर्वक यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उनके साथ तमाम अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को बेहद ध्यानपूर्वक सुना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल में प्रतिभा सम्मान समारोह में सीएम धामी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का यहां पर भव्य रूप से स्वागत हुआ। वीर भट्टी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी शिरकत करने पहुंचे हैं। समारोह में सहभागिता उन्होंने दिखाई है और उनका सबसे पहले भव्य स्वागत किया गया। वीर भट्टी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है नैनीताल में। ये बेहद खास कार्यक्रम, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सीएम धामी का सबसे पहले यहां पर आगमन होते ही स्वागत किया गया और तमाम अन्य गणमान्य जन भी इस दौरान उपस्थित रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जी आपको नजर आ रहे हैं मंच पर, जो कि पहुंचे इस कार्यक्रम में शिरकत करने और उनको शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। और इसी के साथ साथ तमाम अन्य गणमान्य जनों ने भी यहाँ पर सीएम धामी का स्वागत किया है। बेहद ही गर्मजोशी से उनका स्वागत यहाँ पर हुआ है और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। प्रतिभा सम्मान समारोह नैनीताल में इसका आयोजन हुआ है और सीएम धामी के आगमन से कार्यक्रम और ज्यादा खास हो गया। और इस बीच इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। साहू जी, उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी, मंत्री आदरणीय डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी, प्रबंधक प्रेमा जगाती आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, प्रदेश निरीक्षक डॉक्टर विजयपाल जी, कृष्णानंद चौबे जी, जयवर्धन कांडपाल जी, ईश्वरी दत्त जी, विपिन अग्रवाल जी, अजय अरोरा जी, मनीष अग्रवाल जी, कामेश्वर काला जी, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, विधायक आदरणीय सरिता आर्य जी, राम सिंह कैड़ा जी, शांति मेहरा जी, भावना आर्या जी, डॉक्टर डब्बू जी, मानसरा जी, मनजीत सिंह जी और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे आए हुए अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिभा सम्मान का आयोजित किया जा रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे सभी भैया बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये सम्मान आप सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, नए उत्साह का संचार करेगा
और भविष्य में जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्वितीय योगदान दिया है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य अच्छी सोच के साथ, स्पष्ट सोच के साथ, कड़ी मेहनत के साथ निरंतर किया जाए तो उस कार्य को सफल होने से रोका नहीं जा सकता है। हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में आयोजित किए जा रहे इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं, देश की स्वतंत्रता के पश्चात ये अनुभव किया गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देते हुए 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर में संस्कारित, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक गढ़ने के दिव्य संकल्प के साथ पहला सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ। समय के साथ यह अलग पूरे देश में फैली और वर्ष 1978 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ। आज विद्या भारती ने भारतीय शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति के मेल से जो अद्वितीय क्रांति शिक्षा जगत में फैलाई है, उसके बारे में जितना कहा जाए, जितने उस शब्दों में व्याख्या की जाए उतनी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज आज एक विशाल वृक्ष बनकर देश भर के शिक्षा और संस्कार की, देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखर रहा है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से 35 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, राष्ट्रभक्ति और सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उनके संस्कारों में लाने का, उनको उभारने का काम कर रहा है। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्रों में भी सैकड़ों विद्यालय खोले गए हैं। उत्तराखंड में भी विद्या भारती का योगदान अनुकरणीय है और मुझे बताया गया है कि वर्तमान में यहाँ करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत खुशी हुई कि भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु भी चयनित किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के भविष्य के निर्माण में 70 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्यरत अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी संचालकों को, आचार्यगणों को, शिक्षकगणों को उनके द्वारा शिक्षा जगत में किए गए महान योगदान के लिए साधुवाद देता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाना, और अधिक व्यवहारिक बनाना और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को भारत भ्रमण पर भी लेके जाया जा रहा है। अनेक जगह पर उनको नए नए ज्ञान और अनुभव इससे प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो आज
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है एवं महिला छात्रावास एवं IT लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति हेतु समझौता किया गया है, जिसके तहत 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को और बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालय में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को और बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। आप सबने देखा होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले अगर घर में छोटे बच्चे होंगे तो बस्ता रहित दिवस मेरे ख्याल से कल ही था, देहरादून में तो कल था, एक दिन। देहरादून से जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले पर बड़ा अपडेट उनकी ओर से साझा किया जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज देहरादून से ये खबर है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बारे में बताया जा रहा है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं और पेपर लीक मामले को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऐसे में पेपर लीक मामले को लेकर कई बड़े खुलासे उनकी ओर से किए जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर यह खबर है। SIT पेपर लीक मामले की जांच करेगी, तो SIT को इसकी जांच सौंपी गई है। एकल सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति UC ध्यानी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। UC ध्यानी की निगरानी में SIT की जांच होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा यानी कि UKSSC पेपर लीक मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया है, यानी एकल सदस्यीय आयोग का गठन इसके मद्देनजर किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में जो है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रहे हैं और UC ध्यानी जो है उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग SIT की जांच आख्या का संज्ञान लेकर मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। बता दें कि UKSSC की 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार के केंद्र में प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे। इस मामले में प्रदेश सरकार ने न्यायिक निगरानी में SIT जांच कराने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BS वर्मा को नियुक्त किया था, लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने निजी कारणों और समय के अभाव के चलते सरकार की ओर से दी गई जिम्मेदारी लेने में असमर्थता जताई थी। ऐसे में अब जो है SIT का गठन इस पूरे मामले में हो चुका है, यानी UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पेपर लीक मामले पर युवाओं के आंदोलन के बीच जो है अब SIT का गठन होना, यानी इस पूरे मामले में कठिन कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे, UKSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पेपर लीक मामले पर युवाओं के आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। जहां एक ओर धामी सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पेपर लीक केस की SIT जांच करा रही है, तो वहीं बेरोजगारी युवा CBI जांच के लिए अड़े हुए हैं। और आपको बता दें, इन सब के बीच अब सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगारों के पक्ष में आते हुए CBI जांच कराने की बात कह दी है। नहीं है, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम CBI जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह हर जिलों में मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में बीजेपी के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतीक कालिया ने दावा किया कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि चीटिंग का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे बॉबी पवार को बिना नाम लिए अपने निशाने पर लिया उन्होंने, और इशारों में प्रतीक कालिया ने कहा कि राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए बॉबी पवार युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार को बॉबी पवार के पिछले चुनाव में हुई क्राउड फंडिंग की जांच करनी चाहिए, जिससे पता चले कि आखिरकार बॉबी पवार को मिली फंडिंग का सोर्स है क्या। प्रतीक कालिया ने युवाओं से गुमराह नहीं होने की अपील की है और साफ कहा है कि राज्य में कल नकल विरोधी कानून बना है, जिसमें नकल करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की सजा है। को ज्ञात है कि 21 सितंबर को UKSSC की स्नातक स्तर की परीक्षा हुई थी और उत्तराखंड पूरे देश का पहला वो राज्य है जिसमें एक बहुत ही सशक्त नकल विरोधी कानून है। जो नकल विरोधी कानून भी कुछ इस तरीके का है कि पहली बार पकड़े जाने में लगभग 3 साल की सजा है और दूसरी बार यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के अपराध में संलिप्त पाया जाएगा तो उसको 10 साल तक की सजा है। तो ऐसा नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड की सरकार माननीय हमारे CM आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, उसके बाद ये परीक्षा हो रही थी। परीक्षा से पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, परंतु परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद एक किसी खालिद नाम के व्यक्ति द्वारा ये पेपर अंदर से फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट किसी महिला को भेजा जाता है, जितना मेरे संज्ञान में है ये मामला, जितना मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है। और वो महिला पुलिस पे ना जाकर एक अभी तथाकथित बोलूंगा मैं उसको, जो कि अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहा है, जो एक चुनाव हार चुका है और दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो सरकार पे आरोप लगा रखा है। और वो व्यक्ति भी जब उसके पास उस महिला ने उस पेपर को भेजा तो उसने भी इतनी कर्टेसी नहीं दिखाई कि वो जाके पुलिस विभाग या शासन के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को ये बताए कि ये लीक हो गया है या ये अंदर से किसी बच्चे ने पेपर जो है ये बाहर भेज दिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड छात्र संघ चुनावों में ABVP का परचम लहराया है। 27 कॉलेजों में ABVP की निर्विरोध जीत हुई है। सरकार की नीतियों को युवाओं का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। 27 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। DAV PG कॉलेज देहरादून में परचम लहराया है। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी परचम लहराया है। राष्ट्रहित पारदर्शिता के मुद्दे को प्राथमिकता यहां पर मिली। नकल विरोधी नीति, रोजगार योजनाओं का असर देखने को मिला है, जहां पर सरकार की नीतियों को साफ तौर पर अब युवाओं का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। DAV PG कॉलेज में परचम लहराया है और ऐसे में उत्तराखंड छात्र संघ चुनावों में ABVP का साफ तौर पर यहां पर पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया। 27 कॉलेजों में जो है निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और ऐसे में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है प्राथमिकता यहां पर दी गई, जिसमें राष्ट्रहित और नकल विरोधी नीति को यहां पर जो है प्राथमिकता दी गई और इसी के मद्देनजर ABVP यहां पर जीत हासिल करती नजर आई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के पर्यटन को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कुमाऊं गढ़वाल के बीच हवाई यात्रा बंद कर दी गई है और फ्लाई बिग ने ये हवाई सेवा बंद की है। देहरादून पंतनगर वाया पिथौरागढ़ हवाई सेवा जो है वो बंद की गई है। सीमांत के लोगों को देहरादून पहुंचने में अब ज्यादा समय लगेगा। देहरादून पहुंचने से जो है अब और ज्यादा समय उन्हें लगेगा, यानी देहरादून में फिर से 15 से 16 घंटे अब पहुंचने के लिए पर्यटकों को खर्च करने होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुमाऊं गढ़वाल के बीच रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। फ्लाई बिग ने ये उड़ाने जो है बंद किए, देहरादून पंतनगर वाया का ये पूरा रास्ता, और ऐसे में उत्तराखंड के पर्यटन को तगड़ा झटका लगते हुए आगे बढ़ेंगे। चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली तलवाड़ी विजयपुर मुख्य सड़क पिछले 1 महीने से बंद है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बताया ये जा रहा है कि ये सड़क 22 अगस्त को ही अतिवृष्टि के बाद से बाधित है और अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया है। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन और स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में खासी दिक्कतें आ रही हैं। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना अब चुनौतीपूर्ण बन गया है। वहीं स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को भी परेशानियों का सामना इसके चलते करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि विभागीय उदासीनता के चलते स्थिति दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ रही है। नाराज ग्रामीणों ने एनपीसीसी को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द सड़क नहीं खोली गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार लोग जो है परेशान हो रहे हैं। 1 महीना हो चुका है इस रास्ते को बंद हुए और ऐसे में बताया ये गया है अतिवृष्टि से सड़क जो है बंद हुई थी, लेकिन 1 महीना। पहले आपका धन्यवाद। मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य होने और ग्रामवासी होने से ये रोड 22 तारीख से बंद है। 40 दिन होने जा रहे हैं और मैं तहसील स्तर से लेके और शासन प्रशासन से लेके और एनपीसीसी के उच्च अधिकारियों से लगातार बात हो रही है, तो फोन पे ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आज ये मशीन यहाँ पहुंच गई, कल यहाँ पहुंच गई, और मतलब उनके कान में जुए नहीं रहेंगे। मतलब जनता इतनी परेशान है कि लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, सिलेंडर नहीं है। और हमारे साथी हैं जिन लोगों का अपना व्यवसाय है, गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां फंसी हैं आज 40 दिन से, उनकी रोजी रोटी वही गाड़ियां हैं, तो वो लोग सब परेशान हैं। लेकिन मेरा एनपीसीसी से आपके माध्यम से कहना है कि अगर वो 10 दिन में ये रोड नहीं खोलते हैं तो 10 दिन में पूरे जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं यहीं पे हम अनशन धरना देंगे। बनता तो मेरी सहायक अधिशासी अभियंता से वार्तालाप हुई थी। उस वार्तालाप पे उन्होंने जो है ये सड़क जो है ऊपर से खोलने का कार्य किया था, जो 3-4 दिन उन्होंने जो है उसको निरंतर रूप से चलाया और 3-4 दिन बाद जो है आज ये मान लीजिए 1 महीना से लगभग होने आया कि जो कि सड़क पूरी तरह से बंद है, ठप है। यदि यहाँ से किसी को अपनी घरेलू गैस के लिए भी जाना पड़ता है तो ये समझिए कि 2-3 किलोमीटर के करीब पैदल चलते हैं। और मेरा आज मेरी अधिशासी अभियंता, आपने स्वयं देखा कि आप मेरे साथ स्वयं गए, आपने देखा कि रोड की स्थिति कितनी दयनीय है। और मेरी अभी अधिशासी अभियंता से फोन पे वार्तालाप हुई है। उन्होंने मुझे 4 दिन का समय मांगा है, जो कि वो आज से ही रोड को खुलवाने का काम शुरू कर रहे हैं और 4 दिन तक ये पूरी रोड को खुलवा देंगे। और यदि वो मैं माननीय एनपीसीसी अधिशासी अभियंता और तमाम उनके विभाग अधिकारीगण से मैं कहता हूँ कि यदि आपने 4 दिन तक ये सड़क नहीं खोली, 4 दिनों के अंदर तक, तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। नवरात्रि पर्व के मौके पर हरिद्वार पुलिस ने जनता को खास तोहफा दिया है। थाना सिडकुल पुलिस ने चलाए जा रहे ऑपरेशन रिकवरी के तहत चोरी और गुम हुए 70 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 14,68,000 रुपए आंकी गई है। इस अभियान में CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की तकनीकी सहायता ली गई, जिससे मोबाइलों का पता लगाकर उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाया गया है। बरामद मोबाइल सिर्फ स्थानीय निवासियों के ही नहीं बल्कि सिडकुल क्षेत्र में कार्यरत बाहरी राज्यों से आए कर्मचारियों की भी शामिल हैं। ये कार्रवाई SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में की गई है, जिसकी स्थानीय नागरिकों और पीड़ितों ने जमकर सराहना की है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।